वेलकम बैक। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड डिस्कस कर रहे हैं हम। राइट। टॉपिक है ट्रू वेट और अपरेंट वेट। तो कंसेप्चुअली अपथ्रस्ट के प्रिंसिपल से हमको ये तो पता चल गया है कि अगर कोई भी चीज फ्लूइड में डूबी हुई है, राइट, कोई भी फ्लूइड है और उसके अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट डूबा हुआ है तो वेट तो फॉर श्योर नीचे की तरफ ही एक्ट करेगा, बट अपथ्रस्ट ऊपर की तरफ एक्ट करेगा। अब ये जो ऑब्जेक्ट डूबा हुआ था इसका ट्रू वेट कितना है? इसका ट्रू वेट लेटेस्ट से W है। X नहीं लेते हम उसको, W से ही रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। और अपर वेट हो जाएगा उसका ट्रू वेट माइनस अपथ्रस्ट। अपथ्रस्ट की वजह से हल्कापन फील होगा, राइट। कोई भी भारी ऑब्जेक्ट पानी में डूबी हुई है तो हम उसको आसानी से उठा सकते हैं। जैसे कुकिंग गैस का सिलेंडर हवा में रहेगा, राइट, अराउंड 14-15 केजीज का है, हम आसानी से नहीं उठा पाएंगे, पर उसको पानी में डुबा दो, बाद में हम उसको एकदम आसानी से उठा पाएंगे। मतलब पानी के अंदर एक जगह से दूसरी जगह पर लेकर जाना, एकदम आसानी से उसको लेकर जा पाएंगे। क्यों? अपथ्रस्ट की वजह से जो वेट था उसका अपथ्रस्ट के फैक्टर से कम हो जाता है। तो ट्रू वेट को हम ऐसा भी कहते हैं वेट इन एयर। एक्चुअली में तो हवा में भी हमको सही वजन नहीं मिलता है, क्योंकि एयर के अंदर भी हम पर कुछ ना कुछ अपथ्रस्ट तो एक्ट हो ही रही है। पर क्योंकि एयर की डेंसिटी काफी कम है, 1.29 पर केजी 1.29 केजी पर मीटर क्यूब, इसीलिए हम जो एयर का वेट है उसमें उसको ही हम ट्रू वेट ले लेते हैं। अदरवाइज तो एयर में भी हम पर अपथ्रस्ट तो एक्ट होती ही है। सो वेट इन एयर को ही हम ट्रू वेट कंसीडर कर लेते हैं, इग्नोर करते हैं कि एयर हम पर कुछ अपथ्रस्ट लगा रही है। ये पिक्चर में भी राइट वुडन ब्लॉक है तो कुछ उसका एक्स वेट है, डब्ल्यू ले लेते हैं हमने, वेट इन एयर को डब्ल्यू से डिनोट किया है। अब जैसे ही उसको पानी के अंदर डुबा दिया उसका वेट कुछ अपरेंट वेट लेट से ए आ गया। और इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या है? अपरेंट वेट इज इक्वल्स टू वेट इन एयर माइनस अपथ्रस्ट। ये सेम वाला अपरेंट वेट इज इक्वल्स टू वेट इन एयर और उसमें से अपथ्रस्ट निकल गया। अब इन जो फॉर्मूलास कह दो या कंसेप्ट कह दो, इसको हम अलग अलग तरीके से लिख सकते हैं। कैसे? तो ये एक हो गया मेथड। दूसरे मेथड में भी ट्रू वेट तो हमारा वो का वही रहने वाला है जो हमको एयर में मिला था W, बट अपरेंट वेट को हम ऐसे रिप्लेस कर सकते हैं अपथ्रस्ट। अपथ्रस्ट का मतलब लॉस इन वेट। अपथ्रस्ट का मतलब लॉस इन वेट, मतलब कितना लॉस इन वेट हुआ इसको 15 न्यूटन्स का, और उतना ही अपथ्रस्ट था। तो अपथ्रस्ट के ही जो अलग अलग फॉर्मूला से उनको हम रिप्लेस करते जा सकते हैं। थर्ड नंबर में भी अपरेंट वेट को हम ऐसा लिख सकते हैं W माइनस लॉस इन वेट 15 था, राइट। ऐसा भी कह सकते हैं वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड, है ना। जो भी लॉस इन वेट हुआ उसकी जगह पे वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड, ऐसे भी हम कह सकते हैं। और अपथ्रस्ट के फिर और भी अलग अलग, जैसे वेट का फॉर्मूला है mg, राइट। फिर मास को हम वॉल्यूम इनटू डेंसिटी से भी रिप्लेस कर सकते हैं। तो वैसे कोई भी अलग अलग फॉर्मेट में हम ये अपरेंट वेट को लिख सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं, सो दैट न्यूमेरिकल में हो तो कैलकुलेशन इजी रहे। अपथ्रस्ट के तो जो अलग अलग फॉर्मेट्स थे हम लोगों ने प्रीवियस वाले लेक्चर में ही देखे, राइट। अपथ्रस्ट यानी वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड, वेट इज इक्वल्स टू mg, m फॉर मास ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड एंड सो ऑन। तो वो तुम यहां पर यूज कर ही सकते हो, बट एडिशनली हम जो अपरेंट वेट है, राइट, अपरेंट वेट और W डैश ले लेते हैं, इसको हम एक और रिलेशन के फॉर्मेट में एक्सप्रेस करते हैं। वेट इन एयर यानी मास इनटू ग्रेविटी, राइट। वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड यानी मास ऑफ द फ्लूइड इनटू ग्रेविटी। सो कैपिटल M इज मास ऑफ ऑब्जेक्ट एंड स्मॉल m इज मास ऑफ
फ्लूइड डिस्प्लेस्ड या वाटर डिस्प्लेस्ड लिख देता हूं मैं, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस वाटर से रिलेटेड ही है, और फ्लूइड वर्ड यूज करो तो ज्यादा प्रिसाइज हो जाएगा, ज्यादा जनरल हो जाएगा। सो फ्लूइड डिस्प्लेस्ड, जी को कॉमन निकाल दो और कैपिटल एम को हम रिप्लेस कर सकते हैं वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट इनटू डेंसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। डेंसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट को सिग्मा ले लेते हैं, मास यानी मास ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड यानी वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड इनटू डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड, राइट। सो जी इंटू वी सिग्मा माइनस रो। इस तरफ भी डब्ल्यू डैश जो अपरेंट वेट है, तो उस अपरेंट वेट को भी हम अपरेंट मास इनटू ग्रेविटी ले सकते हैं, ग्रेविटी गेट्स कैंसल्ड। अपरेंट मास को हम कैसे मैनिपुलेट करेंगे, अपरेंट मास, अब अपरेंट मास जैसा तो कुछ होता नहीं है, बट सो अपरेंट मास को तो रहने ही देते हैं हम, ये जैसा है वैसा ही। इसको हम W के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, W यानी ट्रू वेट। सो ये ऑब्जेक्ट का था, राइट। सिग्मा कॉमन निकाल लेते हैं, तो ये हो जाएगा 1 माइनस रो अपॉन सिग्मा। वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी दे देगा मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, मास इंटू ग्रेविटी दे देगा वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये ट्रू वाला वेट है, डब्ल्यू डैश वाला फॉल्स वेट है। सो यहां पर ये हमको एक ऐसा रिलेशन मिलता है, डब्ल्यू डैश इज इक्वल्स टू डब्ल्यू इंटू 1 माइनस रो बाय सिग्मा। ये डेंसिटी के टर्म्स में रिलेशन आया, अपरेंट वेट और ट्रू वेट का रिलेशन इन द टर्म्स ऑफ डेंसिटी। सिग्मा इज द डेंसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड रो इज द डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड। सो दिस इज अबाउट द ट्रू वेट एंड अपरेंट वेट। नेक्स्ट है एक न्यूमेरिकल, राइट। A piece of wax weighs 18.80 ग्राम weight in air. So weight in air दिया हुआ है, उसी को हम true weight ले लेते हैं W, तो 18.80, right, ग्राम force. A piece of metal is found to weigh 17.03 ग्राम weight in water. So ये metal का W dash दिया हुआ है 17.03 ग्राम force water में। It is tied to the wax and both weighs 15.23 ग्राम weight in water. So ये था metal, right, और ये है wax। अब metal और wax दोनों को ही बांध दिया है और दोनों को ही पानी में लटका दिया है, तो W डैश डबल डैश लिख देता हूं क्योंकि दोनों का कॉम्बिनेशन है wax। So W dash मिलेगा tied to the wax and both together weighs 15.23 grams gram force in water. Find the specific gravity of the weight. Specific gravity of the weight यानी उसकी रिलेटिव डेंसिटी ही हमको ढूंढनी है। तो थोड़ा रफली हमें ये आइडिया होना चाहिए कि हमें रिलेटिव डेंसिटी ढूंढनी है, तो रिलेटिव डेंसिटी हमको मिलेगी कैसे, राइट। दो अलग अलग चीजें दी हुई है, फिर दोनों का कॉम्बिनेशन भी दिया हुआ है। तो कैसे मिलेगी हमको रिलेटिव डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी के सारे फॉर्मूलाज याद होने चाहिए, राइट। रिलेटिव डेंसिटी का ये फॉर्मूला है वेट इन एयर अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड, है ना। और हमको ढूंढनी है वैक्स की, तो वैक्स के लिए हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। मतलब हमको चाहिए वैक्स का वेट एयर में, तो वैक्स का वेट एयर में ये हमारे पास में ऑलरेडी है। इक्विवेलेंट वेट ऑफ वाटर, तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ वाटर चाहिए हमको। ये मेटल है पानी में इतना, राइट, और मेटल प्लस वैक्स दोनों को मिलके हम जब पानी में रख देते हैं तो वेट मिलता है 15.23 ग्राम फोर्स। सो इक्विवेलेंट वेट ऑफ द वाटर डिस्प्लेस्ड यानी कि अपथ्रस्ट ढूंढनी है। इक्विवेलेंट वेट ऑफ वाटर की जगह पर मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, लॉस इन वेट, है ना।
ये हमको इसमें से मिल जाएगा। वेट इन एयर है हमारे पास, लॉस इन वेट ऑफ वैक्स ये ढूंढना है। तो लॉस इन वेट ऑफ वैक्स कैसे मिलेगा, वैक्स इन एयर माइनस वैक्स इन वाटर। तो वेट ऑफ वैक्स इन वाटर जो दिया हुआ डेटा है, क्या इसमें से मैं ये डायरेक्टली ढूंढ सकता हूं? देखो ये मेरे पास में है वेट ऑफ वैक्स इन एयर, राइट। ये है मेटल का वेट, ऑलरेडी वाटर में है, और ये भी मेटल प्लस वैक्स दोनों भी वाटर में ही दिए हुए हैं। सो इन दो डेटा को मैं कंबाइन कर सकता हूं। देखो ऑलरेडी मेटल पानी में है और मेटल प्लस वैक्स भी पानी में, तो मेटल तो पानी में है तो उसका तो 17.03 था। यहां पर भी उसका मेटल का वेट जितना था उतना ही है, बाकी वैक्स की वजह से घटा है क्योंकि वैक्स ऊपर तैरेगा। तो वेट ऑफ वैक्स इन वाटर विल बी वेट इन एयर, राइट, माइनस वेट इन वाटर, पानी में हल्का हो जाता है। वेट इन एयर हमको पता है 18.80 माइनस वेट इन वाटर कितना आएगा, सो वेट इन वाटर विल बी 15.23। सब्ट्रैक्शन करो इसका, 3.57 ग्राम फोर्स, ये आया वेट ऑफ वैक्स इन वाटर। ये गलत लिखा है, वेट इन वाटर नहीं हमारे पास तो मेटल और वैक्स दोनों का कलेक्टिव वेट दिया हुआ है, सिर्फ वैक्स का वेट वाटर में नहीं दिया हुआ है। तो क्या करेंगे, ढंग से फिर से करेंगे। फॉर्मूला तो वही है कि वेट ऑफ वैक्स इन वाटर इज वेट इन एयर माइनस वेट इन वाटर, बट ये वैल्यू हमारे पास में नहीं है, ये वैल्यू है। वेट इन एयर अपॉन लॉस इन वेट ऑफ वैक्स। लॉस इन वेट को हम ऐसा लिख सकते हैं, तो वेट इन एयर माइनस वेट इन वाटर। अब ये डिनोमिनेटर ढूंढने के लिए, राइट, ये भी मेटल वाटर में है, मेटल प्लस वैक्स वाटर में है, तो मैं ऐसा लिख सकता हूं कि वेट ऑफ वैक्स इन वाटर विल बी इक्वल टू वेट ऑफ मेटल प्लस वैक्स इन वाटर माइनस वेट ऑफ मेटल इन वाटर, है ना। तो इसमें से मेटल का वेट कैंसिल हो गया, मुझे वैक्स का वेट मिल जाएगा। वंस अगेन वेट ऑफ वैक्स इन वाटर चाहिए, ये वाला पार्ट चाहिए, पर मुझे तो ये वाला पार्ट अकेला दिया हुआ नहीं है, दोनों ही दिए हुए हैं। अब दोनों ही दिए हुए हैं, उसको यूज करेंगे मेटल प्लस वैक्स, राइट। तो उसमें से मैं मेटल को सबट्रैक्ट कर देता हूं क्योंकि मेटल का ऑलरेडी मुझे गिवन है। सो ये हो जाएगा 15.23 माइनस वेट ऑफ मेटल इन वाटर 17.03। सबट्रैक्शन करो, 17.03 15.23 0 8 1.80, तो ये आएगा माइनस 1.80। अब नेगेटिव में क्यों आ रहा है, नेगेटिव में इसीलिए आ रहा है क्योंकि मेटल का पानी में 17.0 था। अब वैक्स मेटल के साथ जोड़ने के बाद अपथ्रस्ट और बढ़ गया, इसीलिए मेटल में हल्कापन आया, और वैक्स का अपथ्रस्ट ज्यादा डोमिनेट कर रहा है, इसीलिए ये वैल्यू नेगेटिव है। सो ये लॉजिक को ढंग से समझो। अब हम इस फॉर्मूला में वैल्यूज रख सकते हैं। वेट इन एयर इज गिवन एज 18.80, राइट, और वेट इन एयर इज 18.80 माइनस
वेट इन वाटर मुझे मिला -1.80, सो ये हो जाएगा 18.80 06 20.60। सो डिवीजन करें इसका 18.80 अपॉन 2060, 00 गेट्स कैंसल्ड, 206 को मुझे डिवाइड करना है 188 से। 0 7 सा 1854, सो 9 सा जा रहा है 1854 टू 60 पॉइंट, ऑलरेडी डेसिमल पॉइंट तो है ही यहाँ पर, डेसिमल पॉइंट है ही, और 2061 जा तो 0.91 ये मिली मुझे स्पेसिफिक ग्रेविटी। फिर से एक और बार अच्छे से समझो, ट्विस्ट जबरदस्त है। पीस ऑफ वैक्स वेज 18.80 in air, metal is found to weigh in water, it is tied to the wax and both weigh this in water। तो इसको ढंग से लिखना है कि मेटल प्लस वैक्स इन वाटर, सिर्फ मेटल इन वाटर। फाइंड द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द वैक्स, अब स्पेसिफिक ग्रेविटी ढूंढनी है, उसका फॉर्मूला लिख दो। जो भी गिवन डेटा है उस हिसाब से फॉर्मूला को कन्वर्ट करो। लॉस इन वेट ऑफ वैक्स, लॉस इन वेट कैसे मिलेगा, वेट इन एयर माइनस वेट इन वाटर। तो अब हमारे पास में ये चीज अननोन रही और ये हमको ढूंढनी है कि वेट ऑफ द वैक्स इन वाटर, ये ढूंढनी रही। सो वेट ऑफ वैक्स इन वाटर ये ढूंढने के लिए गिवन डेटा में दिमाग लगाओ कि वेट ऑफ वैक्स इन वाटर कैसे मिलेगा। सो पानी में ही चाहिए, तो ये रहा, पर इसके अंदर मेटल मिक्स दिया हुआ है तो मेटल को हटाना है, मतलब दिस माइनस दिस। और नेगेटिव साइन का मतलब यही है कि वैक्स की अपथ्रस्ट ज्यादा है तो वो मेटल जो हल्का था उसको और हल्का कर दे रहा है, एंड देन यूजिंग दैट हियर यू गेट द आंसर। फिर नेक्स्ट एक और न्यूमेरिकल है, यूनिफॉर्म रॉड हैज ए मास अटैच टू वन एंड टू मेक इट फ्लोट अपराइट इन द लिक्विड। सो ऐसा कोई रॉड है और उसके रॉड के एक एंड पे कुछ ऐसे मास अटैच किया हुआ है सो दैट वो सीधा तैर पाए किसी लिक्विड के अंदर। इफ 3 सेंटीमीटर ऑफ द रॉड इज इमर्स्ड व्हेन फ्लोट्स इन वाटर, सो अगर वाटर है तो लेंथ इनसाइड कितनी है, 3 सेंटीमीटर, right? 3 centimeter of the rod is immersed when floats in water and 3.5 centimeter when it floats in the liquid। so liquid और उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी दी हुई है, स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.9, और इस लिक्विड के अंदर जो लेंथ है 3.5 सेंटीमीटर है, तो लेंथ इनसाइड इज 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, what length of it will be immersed when it floats in the liquid। लिक्विड तो ये एक और लिक्विड दिया हुआ है लिक्विड 2, और जिसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी दी हुई है 1.2, इसके अंदर होगा, तो लेंथ इनसाइड कितनी होगी ये ढूंढना है। वंस अगेन यहां पर भी हमको क्या यूज करेंगे, अपथ्रस्ट का कंसेप्ट यूज करेंगे या रिलेटिव डेंसिटी का कंसेप्ट यूज करेंगे। तो इसमें यूज करेंगे हम अपथ्रस्ट का प्रिंसिपल।
कि चाहे वो पानी में हो, चाहे ये किसी लिक्विड नंबर 1 में हो, या चाहे वो लिक्विड नंबर 2 में हो, अपथ्रस्ट तो उसको सेम ही लगेगा और सब में तैर ही रहा है। वो क्लियरली दिया हुआ है कि फ्लोट अपराइट इन लिक्विड, राइट, फ्लोट्स इन वाटर, फ्लोट्स इन लिक्विड ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी, एंड अगेन ऐसा ही बोला है फ्लोट्स इन लिक्विड, तो फ्लोट तो हो ही रहा है। तो अपथ्रस्ट का प्रिंसिपल यूज करेंगे। अपथ्रस्ट विल बी इक्वल टू वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड, राइट, कितना फ्लूइड डिस्प्लेस हुआ रहेगा। So weight of the fluid displaced will be equal to weight of the rod plus weight of mass। तो ये रॉड है और ये एक्स्ट्रा मास है जो अटैच किया हुआ है, राइट। वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड शुड बी इक्वल टू द वेट ऑफ द रॉड प्लस वेट ऑफ द मास। इतना अपथ्रस्ट दे रहा है तभी वो फ्लोट कर रहा है। कैसे भी इसको समझो, अपथ्रस्ट इज इक्वल्स टू वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड, और वेट ऑफ द फ्लूइड कितना डिस्प्लेस होना चाहिए, जितना रॉड और मास का वेट है उतना ही अगर फ्लूइड डिस्प्लेस हुआ है तो ही वो तैरेगा, और ये ऑलरेडी फ्लोटेशन की कंडीशन दी हुई है। तो इसको फर्दर हम एक्सपांड करेंगे तो वेट ऑफ द रॉड विल बी एरिया इनटू लेंथ दैट इज इनसाइड, ये मिल जाएगा वॉल्यूम, राइट, डेंसिटी ऑफ द रॉड रो, राइट, और ग्रेविटी जी, ये वेट मिल गया। वेट ऑफ द मास, अब वेट ऑफ द मास के लिए मास इंटू ग्रेविटी लिख दो। फिर मास कैसे मिलेगा, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इंटू ग्रेविटी, और सेम ही है, यूनिफॉर्म रॉड हैज ए मास अटैच टू वन एंड, तो उसकी भी डेंसिटी सेम टू सेम ही है, तो हम ऐसा इसको भी रो ही ले लेंगे कि उसी का मास अटैच किया हुआ है, ऐसा कह देते हैं हम, सो दैट वो अपराइट रहे। तो इस केस में इसको फर्दर इवेल्युएट करेंगे हम, तो डेंसिटी इंटू ग्रेविटी कॉमन आ जाएगा, वॉल्यूम प्लस, राइट, लेंथ इनसाइड। अब ये लेंथ इनसाइड हम अभी यूज करते हैं पानी का, तो पानी के लिए कितनी लेंथ इनसाइड थी, 3 सेंटीमीटर, राइट, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हमको पता नहीं है, यही ले लेते हैं। अब सेम इक्वेशन हम कंस्ट्रक्ट करते हैं लिक्विड 1 के लिए। सो लिक्विड 1 के लिए अपथ्रस्ट कितनी मिलेगी, अगेन वेट ऑफ द रॉड प्लस वेट ऑफ द जो मास एक्स्ट्रा अटैच किया है वो, और दोनों की हमने डेंसिटी सेम ले ली है। अब इस केस में हमको सिर्फ यही चेंज लाना पड़ेगा कि इसमें लेंथ इनसाइड इज 3.5 सेंटीमीटर, सो एरिया इंटू 3.5 सेंटीमीटर, वॉल्यूम वी, राइट, इंटू यहां पर डेंसिटी, ये तो हम फ्लूइड के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं, तो फ्लूइड की ही डेंसिटी यूज करेंगे, और ये लिक्विड 1 की हमको स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑलरेडी दी हुई है 0.9 इंटू जी, तो ये इतना अपथ्रस्ट लगेगा जब वो लिक्विड 1 के अंदर है। वंस अगेन देख लो, राइट, अपथ्रस्ट का कंसेप्ट यूज कर रहे हैं हम, कितनी इनसाइड होगी लेंथ लिक्विड 2 के अंदर वो ढूंढने के लिए। तो अपथ्रस्ट इज इक्वल्स टू वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड। वेट ऑफ द फ्लूइड कैसे मिलेगा हमको, उसको ढूंढने के लिए जो भी वॉल्यूम, राइट, जो भी वॉल्यूम अरेंजमेंट का अंदर है वो इंटू डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड इंटू ग्रेविटी, सो इसीलिए ये जो है वो है डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड, सो वी, और डेंसिटी ऑफ द वाटर है तो वो तो 1 ग्राम पर सीसी, हम सब कुछ सीजीएस में ही ले रहे हैं, राइट। और ये मैंने एक लॉजिक कंस्ट्रक्ट करके बताया कि वेट ऑफ द फ्लूइड इज इक्वल्स टू वेट ऑफ द रॉड प्लस वेट ऑफ द एक्स्ट्रा मास अटैच, पर यहाँ पर डेंसिटी हम पानी की ही लेंगे क्योंकि पानी के अंदर है, तो वॉल्यूम सिर्फ हम रॉड और मास का ले रहे हैं, राइट, ये रहा रॉड का वॉल्यूम और मास का वॉल्यूम लेट से v है, बट डेंसिटी तो हमने पानी की ही लेकर रखी है। सेम वे हियर, अब थर्ड केस हमको मिलेगा, थर्ड केस में हमको ये लिक्विड 2 के लिए ढूंढना है, तो लिक्विड 2 के लिए अब थ्रस्ट कितना आएगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन तो ए ही है,
कितना था 3a और लिक्विड 1 के अंदर अंदर 3.5, सो 3.5 AV इंटू 9। और लिक्विड 2 के लिए हमको लेंथ ढूंढनी है, तो लेंथ इनसाइड वही पूछा हुआ है, व्हाट लेंथ ऑफ इट विल बी इमर्स्ड, सो LA प्लस V 0 पॉइंट, और इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी दी हुई है लिक्विड 2 की 1.2 G। तो ये यूज करना है। अब इसमें से हमको अपथ्रस्ट की वैल्यू चाहिए और एल की वैल्यू चाहिए, राइट। ए वी दो अननोन वेरिएबल्स है, पर ये दो अननोन वेरिएबल्स के लिए हमारे पास ये दो इक्वेशन है, सो लेट्स यूज दोस टू इक्वेशंस। और क्योंकि अपथ्रस्ट तो सेम ही रहने वाला है, तो 1 इक्वल टू 2, सो 1 इक्वेटिंग विद द 2, 3a plus v into g will be equal to 3.5a plus v into 0.9 g, g gets cancelled, 3a plus v, इसको मल्टीप्लाई करो, और 3.15a प्लस 0.9v, सो 0.9 इधर आ जाएगा तो 0.1v, और 3 इधर चला जाएगा तो 0.15a। सो ये v और a के बीच में हमको रिलेशन मिल गया, राइट। तो हम क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, v सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं कि 0.5 a बाय 0.1, तो ये हो जाएगा 1.5 a। अब इसको सॉल्व करने की कोशिश करो, u की वैल्यू तुम a के टर्म्स में ढूंढ सकते हो किसी भी एक इक्वेशन में रख के। सो लेट्स से यूजिंग 1 के अंदर हम ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं और अपथ्रस्ट ढूंढ लेते हैं। सो यूजिंग 1, 3a प्लस v की वैल्यू मिली मुझे 1.5a, राइट, इंटू जी, और 1, और इसको ये वाली इक्वेशन को मैं नंबर दे देता हूं 3। सो यूजिंग 1 एंड 3, यूजिंग तो नहीं, इक्वेटिंग, क्योंकि अपथ्रस्ट ही है, अपथ्रस्ट सेम रहने वाली है, तो इक्वेटिंग 1 एंड 3, 1 था 3a प्लस 1.5a इंटू जी इक्वल टू 3 नंबर है LA प्लस V की वैल्यू है 1.5a इंटू 1.2 इंटू जी गेट्स कैंसल, सिंप्लीफाइंग फर्दर 3a और 1.5a यानी 4.5a विल बी इक्वल टू, ये आएगा 1.2 LA प्लस 1.2 इंटू 1.5 180, और 1.8 आएगा तो 1.8a, a सब जगह से कैंसिल हो जाएगा, 4.5 माइनस 1.8 इज इक्वल्स टू 1.2l, l विल बी इक्वल टू, इसमें से 1.8 को माइनस करो तो 7, 2.7 बाय 1.2, 27 बाय 1.2, और 2.25 सेंटीमीटर length will be inside the third liquid given, right। तो सुपर क्वेश्चन है, अच्छे से समझना है इसको। यूनिफॉर्म रॉड हैज ए मास अटैच टू वन एंड टू मेक इट फ्लोट अपराइट इन द लिक्विड, if the 3 centimeter of the rod is immersed when floats in water, तो length inside when it is water, right। फिर आगे दिया हुआ है 3.5 सेंटीमीटर अंदर है जब ये वाले लिक्विड के अंदर है, लेंथ इनसाइड इज दिस, और बोला हुआ है कि अब ढूंढ के बताओ कितनी लेंथ अंदर होगी जब लिक्विड 1.2 स्पेसिफिक ग्रेविटी वाला है, ये रिलेटिव डेंसिटी ही दी हुई, राइट। सो अब यही के भाई तैर ही रहा है तो हम अपथ्रस्ट का कंसेप्ट यूज करते हैं कि अपथ्रस्ट जितनी वाटर में है उतनी ही अपथ्रस्ट उसको लिक्विड 1 में मिलनी चाहिए, उतनी ही अपथ्रस्ट उसको लिक्विड 2 में मिलनी चाहिए,
सो अपथ्रस्ट का कैलकुलेशन हम करते हैं। अपथ्रस्ट कैलकुलेट करने के लिए हम वॉल्यूम का यूज करते हैं, क्योंकि लेंथ के टर्म्स में कन्वर्ट करना है तो हम वॉल्यूम का यूज करते हैं। वॉल्यूम का यूसेज कैसे करेंगे? फंडामेंटली के अपथ्रस्ट इज इक्वल्स टू वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड। वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड के लिए वेट ऑफ द रॉड इनसाइड प्लस वेट ऑफ द मास। सो वेट ऑफ द रॉड इनसाइड के लिए वॉल्यूम, राइट, डेंसिटी हम फ्लूइड की लेंगे, और वेट ऑफ द जो एक्स्ट्रा मास अटैच्ड है, तो मास की जगह पे वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, डेंसिटी हम फ्लूइड की ही लेने वाली है क्योंकि हम अपथ्रस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं, और वो जो ऑब्जेक्ट अंदर है उसका वजन नहीं कैलकुलेट कर रहे हैं। अपथ्रस्ट उतना ही होगा जो पूरे के पूरे अरेंजमेंट का वजन है, क्योंकि फ्लोट कर रहा है। सो ये अपथ्रस्ट पानी के हिसाब से, ये अपथ्रस्ट लिक्विड 1 के हिसाब से, और ये अपथ्रस्ट लिक्विड 2 के हिसाब से। 1 और 2 को यूज करके V और A का रिलेशन ढूंढ लिया, राइट, और फिर अगेन 1 और 3 का यूज करके हमने जो ये लेंथ हमको ढूंढने के लिए कही थी वो ढूंढ ली। फिर नेक्स्ट लेक्चर में और आगे हम डिस्कस करेंगे, लॉ ऑफ फ्लोटेशन से डिस्कशन स्टार्ट करेंगे।